A daughter is a daughter till her death, and a son is a son till his marriage. Yes, I am talking about the latest judgment, that is Vinita Sharma versus Rakesh Sharma, that came on 11th of August 2020. So the main issue in this case was that father has to be alive on, whether father has to be alive on the date of the commencement of the act. Commencement of the act, that is Hindu Succession Amendment Act 2005, which came into force on 9th of September 2005. So the issue was whether the father has to be alive on this date so that daughter can become the co-partner in the ancestral property. So this is the question which is decided in the case of Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. But first of all हम ये जानेंगे कि जो को-पार्टनर्स हैं वो होते कौन हैं और उनके राइट्स क्या हैं को-पार्टनर्स के। तो को-पार्टनर्स कौन होते हैं? को-पार्टनर्स कौन होंगे? ये हो गए फादर सन, फादर सन सन, फादर सन सन। मतलब जो 4 जनरेशन हैं इनको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये सभी क्या है? को-पार्टनर्स। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो ये सभी क्या है? को-पार्टनर्स हैं प्रॉपर्टी में। ये कौन है? सीनियर मोस्ट, इसको हम ये भी कह सकते हैं लास्ट मेल होल्डर। लास्ट मेल होल्डर। तो लास्ट मेल होल्डर से हमने काउंट करनी है 4 जनरेशन, काउंटिंग हिम ऑल्सो। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ। तो ये क्या है? ये सभी क्या को-पार्टनर्स है प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अब हम को-पार्टनर्स हमें पता क्यों नहीं चाहिए कि को-पार्टनर्स है कौन? क्योंकि को-पार्टनर्स में क्या करना होता है? को-पार्टनर्स ने पिंडदान करना होता है। क्योंकि ये अपनी रिलीजियस मिनिस्ट्रेशन है कि जो को-पार्टनर्स हैं वो ही अपने 4 फादर्स का पिंडदान करेंगे। दैट इज व्हाई वी हैव टू नो कि को-पार्टनर्स कौन है। एंड को-पार्टनर्स ही हैं जो अगर सपोज प्रॉपर्टी में पार्टीशन होता है या किसी को पार्टीशन चाहिए तो पार्टीशन क्लेम करने के लिए भी पर्सन को को-पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि को-पार्टनर ही पार्टीशन का राइट लेता है। दैट राइट टू पार्टीशन भी किसके पास होता है? को-पार्टनर्स के अंदर। तो अगर ये कल को पार्टीशन चाहे तो ये भी पार्टीशन मांग सकता है, ये भी मांग सकता है, ये भी मांग सकता है। तो राइट टू पार्टीशन भी को-पार्टनर मांग सकता है। तो ये हो गए को-पार्टनर्स प्रॉपर्टी में। और को-पार्टनर क्या? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में होंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एफ को उसके फादर या अपने ग्रैंडफादर से मिली हुई है, ठीक है, इसने इनहेरिट करी है वेस्टेड, तो उसके बाद इनके भी वेस्टेड राइट होंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो डेट ये को-पार्टनर बन गए बाय बर्थ इस प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम आते हैं केस के ऊपर, वापिस आते हैं केस पर कि विनीता शर्मा के अंदर क्या डिसाइड हुआ है। विनीता शर्मा के अंदर बेसिकली जजमेंट्स ओवररूल करी है 2। फर्स्ट जजमेंट जो ओवररूल करी है वो है इनकी प्रकाश वर्सेस फूलावती। इस जजमेंट को इन्होंने ओवररूल किया है। इस जजमेंट के अंदर क्या कोर्ट ने डिसाइड किया था? कोर्ट ने कहा था कि जो फादर है, फादर हैज टू बी अलाइव ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट की डेट क्या थी? 9 सितंबर 2005। इन्होंने कहा था कि जो फादर है उसको अलाइव होना जरूरी है डेट ऑफ द कमेंसमेंट वाले दिन। एंड ये एक्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिव एक्ट है। प्रोस्पेक्टिव एक्ट कौन सी एक्ट? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये एक प्रोस्पेक्टिव एक्ट है। एंड फादर मस्ट बी अलाइव ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट। ओनली देन डॉटर विल बिकम अ को-पार्टनर इन द प्रॉपर्टी, अदरवाइज नॉट। तो ये डिसीजन आया था प्रकाश वर्सेस फूलावती के अंदर। फिर एक और केस आया था टीबी राजू केस आया था। इस केस के अंदर भी क्या हुआ था? कोर्ट ने क्या किया था? प्रकाश वर्सेस फूलावती को, प्रकाश वर्सेस फूलावती केस को भी, इस केस को इन्होंने कहा था प्रेसिडेंट मानना था और अपहेल्ड कर दिया था कि हाँ जी फादर को ही क्या अलाइव होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट। ओनली देन ही जो डॉटर है वो को-पार्टनर बन सकती है।
क्योंकि जो 6 क्लॉज 3 है ना एक्ट का, मतलब जो सक्सेशन एक्ट है 6 क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ था कि फादर डाइड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेट, मतलब अगर फादर अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही डेथ हो रही है फादर की, उसके बाद ही को पार्टनर बन सकती है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी के सक्सेशन में जाएगी। तो उन्होंने इस लाइन को पकड़ा था और उन्होंने कहा था कि डॉटर भी फादर की डेथ के बाद ही, अगर फादर लाइव है और उसके बाद डेथ होती है तब को पार्टनर बन सकती है, पहले नहीं बनेगी। अगर उसको फादर अलाइव है कमेंसमेंट वाले दिन, मतलब 9 सितंबर 2005 को अलाइव है, ओनली देन डॉटर विल बिकम द को पार्टनर, अदरवाइज नॉट। फिर एक केस आया था दनम्मा वर्सेस अमर, दनम्मा वर्सेस अमर, दनम्मा वर्सेस अमर। इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर इन्होंने ये इशू नहीं रखा कि एक्ट प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है, बस इन्होंने ये इशू रखा कि जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, जो सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर इन्होंने क्या है कि डॉटर के भी राइट्स हैं जो कोपार्सनरी, वो सेम एज सन होंगे, मतलब राइट्स हैं जो डॉटर के वो सेम एज सन होंगे। तो सन को भी क्या था, सन को भी बाय बर्थ मिल रहा था और इसमें भी क्या डॉटर को भी बाय बर्थ मिलना चाहिए, फिर डॉटर को भी बाय बर्थ मिलना चाहिए। तो फिर ये इशू कहां से आया कि फादर को अलाइव होना जरूरी है, और वो भी सिर्फ डॉटर वाले केस में। तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया डॉटर के साथ कि अब सन को बाय बर्थ मिल रहा है चाहे फादर अलाइव है या नहीं है, पर डॉटर को भी बाय बर्थ तो लिखा है इन्होंने और सेम एज सन लिखा हुआ है। तो ये फादर वाला इशू कहां से आ गया कि फादर को भी अलाइव होना चाहिए कमेंसमेंट वाले दिन। तो इन्होंने इस इशू को रिमूव करके डॉटर को बेनिफिट दे दिया था और वो उसका प्रॉपर्टी में को-पार्टनर बना दिया था, राइट मिल गया था उसको इस केस के अंदर। दनम्मा वर्सेस अमर में क्या हुआ था, इन्होंने अब डॉटर को बाय बर्थ ही राइट दिया था, उन्होंने कहा बाय बर्थ ही राइट्स मिलेंगे, ना कि फादर का अलाइव होना जरूरी है इसके लिए ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो विनीता शर्मा केस में क्या हुआ, इन्होंने जो दनम्मा वर्सेस अमर वाली ही जजमेंट है इसको एक काइंड ऑफ अपहेल्ड किया था और इन्होंने कहा था कि फादर नॉट नीड, फादर का जरूरी नहीं है टू बी अलाइव ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डॉटर क्या है, डॉटर बाय बर्थ ही को पार्टनर है, बाय बर्थ को पार्टनर एंड एक्ट इज रेट्रोएक्टिव। तो इन्होंने, विनीता शर्मा ने कहा था कि जो फादर है उसका कमेंसमेंट वाले दिन अलाइव होना जरूरी नहीं है और जो डॉटर है वो बाय बर्थ ही क्या होगी, वो को पार्टनर बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने क्लॉज 6(1) में लिखा है कि डॉटर बाय बर्थ ही को पार्टनर बनेगी। एंड एक्ट को रेट्रोएक्टिव कहा था। रेट्रोएक्टिव का मतलब है सपोज ये कमेंसमेंट वाले दिन से ही एक्टिव होगी, लेकिन जो इसका इफेक्ट है वो पीछे से आ रहा है। अब सपोज किसी का बर्थ 1990s में हुआ है तो इसका इफेक्ट तो बैक से आ रहा है ना, पीछे से आ रहा है, लेकिन इफेक्ट कब देखना हमने 2005 से कि इस दिन से हम को पार्टनर बना रहे हैं, लेकिन उसका बर्थ के 1990 से हो रहा है, तो ये रेट्रो एक्टिव हो गया। एक्टिव हम उस दिन से कर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट कहां से आ रहा है, इसका कॉज पीछे से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम 1990, दैट इज व्हाई दिस एक्ट इज रेट्रोएक्टिव। तो डॉटर का बाय बर्थ है जो 1990 में हुआ है और को पार्टनर कब से बन रही है, बाय बर्थ, लेकिन किस दिन आया ये चीज, आई 2005 में ही है, तो ये रेट्रोएक्टिव। तो कोर्ट ने कहा था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में यही कहा है कि डॉटर को पार्टनर है जो वो बाय बर्थ ही है और फादर का अलाइव होना उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, वो चाहे है चाहे नहीं है, उस दिन कमेंसमेंट वाले दिन डॉटर क्या है बाय बर्थ ही को पार्टनर बन जाएगी। सिर्फ एक चीज का जरूरी है कि डॉटर मस्ट बी अलाइव, दैट डॉटर मस्ट बी अलाइव, मस्ट बी अलाइव ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, दैट इज 9/2005, कि डॉटर का कमेंसमेंट वाले दिन अलाइव होना जरूरी है, सिर्फ अदरवाइज कोई इशू नहीं आता बीच में, ना फादर का अलाइव होना जरूरी है ना किसी और का, सिर्फ डॉटर का अलाइव होना जरूरी है उस दिन। तो ये तो विनीता शर्मा के अंदर जो डिसाइड हुआ था, लेकिन मैंने आपको बहुत ब्रीफ के अंदर भी बताया कि क्या डिसीजन है इसका। अगर हम प्रॉपर डिस्कस करें तो इसको आई थिंक अराउंड 5 to 6 आवर्स लग जाएंगे जजमेंट को, क्योंकि एक जजमेंट है आई थिंक 120 to 121 पेजेस की जजमेंट है, एंड अगर प्रॉपरली डिस्कस करना है एक एक पॉइंट तो आई थिंक ये तो काफी टाइम लगेगा, और जो वो हम वीडियो में पॉसिबल नहीं कर सकते। उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे हमारी रेगुलर क्लासेस में। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
थैंक यू।